कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले साल 3067 बीसी से होती है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल और सूखा रेगिस्तान है जहां भयंकर गर्मी पड़ रही है। तभी स्क्रीन पर एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर योद्धा की झलक दिखाई जाती है। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियन किंग है। उसके चेहरे पर डर नहीं है बल्कि एक अजीब सा घमंड और गुस्सा है। उसके पीछे उसकी एक विशाल सेना खड़ी है। ये सेना इतनी बड़ी है कि जहाँ तक नजर जाए सिर्फ हथियार पकड़े हुए खूंखार सैनिक ही दिखाई देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग ने पूरी दुनिया पर राज करने की कसम खाई है और अब वह अपनी इस विशाल सेना के साथ हीप्स नाम के एक बहुत ही बड़े और मशहूर शहर पर हमला करने जा रहा है। तभी स्क्रीन बदलती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। स्कॉर्पियन किंग के सैनिक शहर के लोगों पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। तलवारों के टकराने और तीरों के चलने की आवाजें आ रही हैं। हर तरफ धूल उड़ रही है और जमीन पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई नजर आ रही हैं। यह जंग कई दिनों तक चलती है। स्कॉर्पियन किंग बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम देखते हैं कि यह जंग स्कॉर्पियन किंग हार जाता है। उसके सारे ताकतवर सैनिक उस शहर के लोगों के हाथों मारे जाते हैं। उसकी पूरी विशाल सेना खत्म हो जाती है। अब स्कॉर्पियन किंग के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी जान बचानी थी। तभी हम देखते हैं कि वह अपने कुछ गिने चुने बचे हुए सैनिकों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वह लोग जान बचाने के लिए अहम शेर नाम के एक बेहद खतरनाक और वीरान रेगिस्तान में चले जाते हैं। ये रेगिस्तान इतना गर्म था कि वहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता था। सफर करते करते दिन और रातें बीतने लगती है। रेत के भयंकर तूफान आते हैं। हम देखते हैं कि एक एक करके उसके सारे सैनिक भयंकर गर्मी, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेत पर चलते चलते एक सैनिक गिर जाता है और वहीं तड़प कर अपनी जान दे देता है। आखिर में सिर्फ स्कॉर्पियन किंग ही जिंदा बचता है। तभी हम देखते हैं कि वह भी अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है। उसके होंठ सूख चुके हैं और उसमें अब एक कदम चलने की भी ताकत नहीं बची है। वह बुरी तरह थक कर तपती हुई रेत पर गिर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी भी मौत बिल्कुल करीब है और वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। तभी वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अंडरवर्ल्ड के देवता अनुबिस को पुकारता है। वह कहता है कि हे अनुबिस, अगर तुम आज मेरी जान बचा लो और मुझे मेरे दुश्मनों को हराने की ताकत दे दो तो इसके बदले में मैं अपनी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से रेत में हलचल होने लगती है। एक बहुत ही डरावना और काल बिच्छू रेत से बाहर आता है और स्कॉर्पियन किंग के बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। ये अनुबिस का इशारा था कि उसने वह सौदा मान लिया है। स्कॉर्पियन किंग बिना कुछ सोचे उस जहरीले बिच्छू को अपने हाथों से पकड़ता है और कच्चा ही चबाकर खा जाता है। बिच्छू को खाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तभी अचानक से चमत्कार होने लगता है। पूरा सूखा रेगिस्तान बदलने लगता है। रेत की जगह हरी भरी घास उगने लगती है। पेड़ पौधे बाहर आने लगते हैं और देखते ही देखते वह पूरा खतरनाक रेगिस्तान एक बहुत ही घने और खूबसूरत जंगल में बदल जाता है। स्कॉर्पियन किंग की जान बच जाती है, लेकिन अनुबिस ने उसे सिर्फ जान नहीं दी थी बल्कि अपनी खूंखार सेना भी दी थी। तभी हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग उस अनुबिस की खौफनाक सेना के साथ वापस उसी शहर पर हमला करने जाता है जहां वह हार गया था। इस बार अनुबिस के सैनिक इतने खतरनाक थे कि कोई भी इंसान उनके सामने टिक नहीं पाता है। स्कॉर्पियन किंग अपने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मार डालता है। पूरे शहर पर उसका कब्जा हो जाता है। जंग जीतने के ठीक बाद हम देखते हैं कि अनुबिस अपना वादा पूरा करने आ जाता है। स्कॉर्पियन किंग की जीत की खुशी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अनुबिस उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है। अनुबिस उसकी आत्मा को खींच लेता है। अब अनुबिस की वह भयानक सेना वापस उसी अहम शेर के रेगिस्तान की रेत में दफन हो जाती है। तरह उस खूंखार योद्धा का अंत हो जाता है। तभी स्क्रीन बदलती है और हमें सीधा साल 1933 का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रिक ओकॉनेल और उसकी पत्नी एवलिन मिस्र के एक बहुत ही पुराने और खतरनाक मकबरे के अंदर मौजूद हैं। वो दोनों अब शादीशुदा हैं और उनके साथ उनका एक 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। मकबरे के अंदर बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। चारों तरफ पुरानी मूर्तियां और जाले लगे हुए थे। तभी रिक अपनी टॉर्च से मकबरे की दीवारों को देखने लगता है। एवलिन आगे आगे चल रही होती है। वो बहुत ध्यान से मकबरे की एक एक चीज को देख रही थी। तभी एवलिन को कुछ अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे अचानक से कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं, जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी हो। हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें चमकने लगती हैं। उसे एक प्राचीन मिस्र की लड़की की झलक दिखाई देती है जिसका नाम नेफरतरी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एवलिन एक बहुत पुरानी दीवार के पास जाती है जिस पर अजीब से निशान और पुराने मंत्र लिखे हुए थे। वो बिना कुछ सोचे उस दीवार में बने एक खांचे को खोलने की कोशिश करने लगे। रिक उसे रोकता है और कहता है कि हमें इस मकबरे की चीजों को नहीं छूना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन एवलिन उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि उसे पता है कि अंदर क्या है। जैसे ही वह उस दीवार के खांचे को घुमाती है, मकबरे में एक तेज आवाज होती है।
दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा खिसक जाता है और वह लोग एक गुप्त कमरे में पहुंचाते हैं। ये कमरा सदियों से बंद था। वहाँ बीचों बीच एक बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ संदूक रखा हुआ था। उस संदूक पर एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू का निशान बना हुआ था। तभी एवेलिन उस संदूक के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। रिक कहता है कि इसे मत खोलो, लेकिन एवेलिन नहीं रुकती। वह संदूक को खोल देती है। उसके अंदर एक बेहद अजीब और भारी सोने का बना हुआ ब्रेसलेट रखा था। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि यह वही ब्रेसलेट था जो हजारों साल पहले स्कॉर्पियन किंग पहनता था। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही एवेलिन उस सोने के ब्रेसलेट को उठाती है, मकबरे में एक भयंकर जाल चालू हो जाता है। अचानक से मकबरे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। चारों तरफ से दीवारों के अंदर से तेज पानी भरने लगता है। हर तरफ से पानी का बहुत तेज बहाव उनके ऊपर आ रहा था। रिक और एवेलिन घबरा जाते हैं। वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह लोग पानी में डूबने ही वाले होते हैं कि तभी रिक एक दीवार को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। इसी तरह वह लोग उस मकबरे से पानी में डूबने से बच जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। एलेक्स भी बाहर ही खेल रहा होता है। वह अपने माता पिता को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ब्रेसलेट अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। तभी स्क्रीन बदलती है और हम देखते हैं कि वो लोग मिस्र से अपने घर लंदन आ चुके हैं। उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। घर के अंदर हर तरफ मिस्र से लाई हुई पुरानी चीजें, किताबें और हथियार रखे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात का समय है। एलेक्स उस संदूक के पास खेल रहा होता है जो वह लोग मकबरे से लाए थे। उसकी नजर उस सोने के ब्रेसलेट पर जाती है। वह उसे बहुत ध्यान से देखता है। वो बहुत चमक रहा था। एलेक्स वो उठाकर मजे मजे में अपने हाथ में पहन लेता है। तभी अचानक से ब्रेसलेट के अंदर लगे हुए कुछ कांटे बाहर आते हैं और वो ब्रेसलेट तेजी से कस जाता है। ब्रेसलेट एलेक्स के हाथ में हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। एलेक्स डर जाता है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, खींचता है, लेकिन वह नहीं निकलता। तभी हम देखते हैं कि ब्रेसलेट से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगती है। ये रोशनी सीधा एलेक्स की आंखों में जाती है और एलेक्स के दिमाग में कुछ बहुत पुराने नक्शे और पिरामिड की तस्वीरें छपने लगती हैं। उसे वही अहम शेर का घने जंगल का रास्ता और वह डर कर पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ गुंडे और एक बहुत ही रहस्यमयी औरत मीला आ चुकी है। दरअसल यह लोग कोई आम गुंडे नहीं थे। ये एक बहुत ही खूंखार पंथ के लोग हैं जो सालों से इमहोटेप नाम के खौफनाक मम्मी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इमहोटेप को जिंदा करने के बाद उसे दुनिया पे राज करने के लिए स्कॉर्पियन किंग को हराना होगा और स्कॉर्पियन किंग के पिरामिड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उस ब्रेसलेट के अंदर है। इसीलिए वह लोग उस ब्रेसलेट को चुराने आए हैं। तभी वो गुंडे चुपके से रिक के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक बहुत होशियार था। उसे किसी के आने की भनक लग जाती है। तभी घर के अंदर हमला हो जाता है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। घर के शीशे टूटने लगते हैं। एवेलिन भी बहुत बहादुरी से लड़ रही होती है। वह दीवारों पर लगी हुई पुरानी तलवारें निकाल लेती है और उन गुंडों का सामना करती है। गुंडे बहुत ज्यादा थे। तभी हम देखते हैं कि लॉक नाथ चुपके से पीछे से आता है और एवेलिन पर वार कर देता है। एवेलिन संभल नहीं पाती और वह उसे बेहोश कर देता है। नीला एवेलिन को देखती है और उसे किडनैप करने का हुक्म देती है। वो लोग एवेलिन को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। रिक यह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक गुंडे अपनी कारों में बैठकर भाग चुके थे। रिक बहुत परेशान था। तभी अचानक वहाँ रिक का पुराना दोस्त आर्डिथ बे आ जाता है, जो सालों से मम्मी के राज की रखवाली कर रहा है। वह रिक को बताता है कि ये लोग कौन हैं और एवेलिन को क्यों ले गए। वह बताता है कि वह लोग एवेलिन को ब्रिटिश म्यूजियम लेकर गए हैं, क्योंकि वहीं इमहोटेप की सूखी हुई लाश रखी हुई है और एवेलिन ने ही पिछली बार उस लाश को जिंदा किया था। तभी रिक, एलेक्स और एवेलिन का भाई जोनाथन बहुत सारे हथियार लेकर म्यूजियम की तरफ निकल पड़ते हैं। स्क्रीन बदलती है और हम ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर का बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। म्यूजियम रात के समय पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ बीच में वह खूंखार पंथ के लोग एक अजीब सी पूजा कर रहे होते हैं। उनके सामने एक संदूक में इमहोटेप की कंकाल जैसी और सूखी हुई डरावनी लाश रखी हुई। मीला और उस पंथ का लीडर बाल्टूस हाफिज वहाँ मौजूद है। हाफिज के हाथ में काली किताब थी। वह लोग उस किताब से कुछ अजीब और खौफनाक मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ते हैं, म्यूजियम के अंदर का माहौल बदलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इमहोटेप की वह सूखी हुई लाश हिलने लगती है। उस कंकाल के अंदर जान आने लगती है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है। ये देखकर बेहोश पड़ी एवेलिन भी जाग जाती है और बहुत डर जाती है। इमहोटेप अपनी आधी अधूरी और सड़ी हुई लाश के साथ एवेलिन की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से म्यूजियम के ऊपर से शीशा टूटता है और रिक और आर्डिथ बे वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों आते ही उन गुंडों पर गोलियां चलाने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज से पूरा म्यूजियम गूंज उठता है। रिक दौड़कर एवेलिन के पास जाता है और उसे छुड़ा लेता है। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हाफिज इमहोटेप को हुक्म देता है कि उन्हें रोको। तभी इमहोटेप कुछ खूंखार और मम्मी वाले सैनिकों को उनके पीछे छोड़ देता है। ये मम्मी सैनिक बहुत ही खतरनाक थे। वह दीवार पर छिपकली की तरह चिपक
चिपक कर चल सकते थे और बहुत तेज भाग सकते थे। रिक, एवलिन, एलेक्स और जोनाथन म्यूजियम से बाहर आते हैं। वह सब लोग तेजी से उस बस में बैठ जाते हैं और जोनाथन बस को बहुत तेज चलाने लगता है, लेकिन वह मम्मी सैनिक बस के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। बाहर जोनाथन ने एक लाल रंग की पुरानी डबल डेकर बस चुरा ली थी। वह इतने तेज थे कि दौड़ते हुए बस के ऊपर छलांग लगा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बस के ऊपर और अंदर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मम्मी सैनिक खिड़कियां तोड़कर बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिक अपनी गन से उन मम्मी सैनिकों को मार रहा था, लेकिन वह बार बार उठ खड़े होते हैं। तभी एक मम्मी सैनिक रिक पर झपटता है। रिक बहुत चालाकी से अपनी शॉटगन निकालता है और उस मम्मी के मुंह के पास रखकर गोली चला देता है। उस मम्मी का सिर उड़ जाता है। किसी तरह रिक उन सबको मारकर बस से नीचे गिरा देता है। वे लोग खुश हो रहे होते हैं कि वे बच गए। तब लॉकना ने बस के पीछे से आकर एलेक्स को किडनैप कर लिया है। दरअसल म्यूजियम में लॉकना ने देख लिया था कि सोने का ब्रेसलेट एलेक्स के हाथ में है और उन्हें उस ब्रेसलेट की सख्त जरूरत है। रिक अपने बेटे को किडनैप होते देख बहुत तड़पता है। वह बस के पीछे दौड़ता है, लेकिन गुंडे एलेक्स को लेकर दूर जा चुके थे। रिक कसम खाता है कि वह अपने बेटे को वापस लेकर आएगा और इमोटेप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि इमोटेप, मीला, लॉकना और उनके गुंडे एलेक्स को लेकर एक ट्रेन में जा रहे हैं। वो लोग लंदन से निकलकर मिस्र की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स बहुत चालाक और होशियार बच्चा था। वो डरने के बजाय रास्ते में अपने पिता के लिए निशान छोड़ता जा रहा था। तभी ट्रेन में हमें एक बहुत ही खौफनाक सीन दिखाया जाता है। इमोटेप ने ट्रेन में मौजूद कुछ बेकसूर लोगों की जान लेकर उनकी ऊर्जा सोख ली है। अब उसका शरीर पूरी तरह से वापस आ चुका था। वह अब एक कंकाल नहीं, बल्कि बिल्कुल एक आम और ताकतवर इंसान जैसा दिख रहा था। मीला उसके पास आती है। दरअसल मीला कोई आम औरत नहीं है। वह इमोटेप की हजारों साल पुरानी प्रेमिका अंकसू नामुन का पुनर्जन्म है। इमोटेप मीला को देखता है और उसे चूमता है। जैसे ही वह उसे चूमता है, वो अपनी जादुई ताकतों से अपनी पुरानी प्रेमिका अंकसू नामुन की असली आत्मा मीला के शरीर में डाल देता है। अब मीला पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो मीला नहीं बल्कि खूंखार अंकसू नामुन बन चुकी थी। इधर रिक, एवलिन, आर्डेथ बे और जोनाथन एलेक्स को बचाने के लिए इजिप्ट आ जाते हैं। उन्हें इमोटेप का पीछा करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो ट्रेन से भी बहुत तेज हो और आसमान से नजर रख सके। तभी रिक को अपने एक पुराने दोस्त इजी की याद आती है। वह लोग इजी के पास जाते हैं। इजी एक बहुत ही लालची और डरपोक किस्म का आदमी था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी और खास किस्म की गैस वाली एयरशिप थी। रिक इसी पर बंदूक तानकर और उसे सोने का लालच देकर अपनी मदद करने के लिए मना लेता है। वो लोग उस एयरशिप में बैठकर एलेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हवा से जब वो लोग नीचे रेगिस्तान में देखते हैं तो उन्हें एलेक्स के बनाए हुए रेत के महल और निशान दिखाई देते हैं। रिक समझ जाता है कि उसका बेटा सही सलामत है और उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वो लोग निशानों का पीछा करते हुए समझ जाते हैं कि इमोटेप उन्हें अहम शेर के उसी खतरनाक जंगल की तरफ ले जा रहा है जहाँ स्कॉर्पियन किंग दफन है। तभी स्क्रीन बदलती है और हम इमोटेप को नदी के किनारे चलते हुए देखते हैं। इमोटेप बहुत ताकतवर हो चुका था। उसे एहसास हो जाता है कि आसमान से उसका पीछा कर रहा है। इमोटेप रुकता है और आसमान की तरफ देखकर मंत्र पढ़ने लगता है। वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि नदी का पानी अचानक से ऊपर उठने लगता है। इमोटेप पूरे नदी के पानी को अपने काबू में कर लेता है और एक बहुत बड़ी विशाल पानी की दीवार बना देता है। ये पानी की दीवार बादलों को छू रही थी और सीधा रिक की एयरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस भयंकर पानी की दीवार के बीच में इमोटेप का एक बहुत बड़ा और खौफनाक चेहरा बन जाता है। पानी का वह चेहरा अपना मुंह खोलकर रिक की एयरशिप को निगलने की कोशिश करता है। इजी यह देखकर डर के मारे कांपने लगता है। वो एयरशिप की गैस फुल कर देता है और उसे बहुत तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उड़ाता है। वो लोग उस पानी के मुंह से तो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन एयरशिप उस विशाल पानी की लहर की चपेट में आ जाती है। एयरशिप के पंखे और इंजन बेकाबू हो जाते हैं। उसमें आग लग जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। एयरशिप सीधा जाकर अहम शेर के उसी घने और खतरनाक जंगल के पेड़ों में क्रैश हो जाती है। सब लोग यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। एयरशिप पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी तरह उन सब की जान बच जाती है। अब वह लोग उसी भयानक जंगल के अंदर थे जहाँ एलेक्स को लाया गया। अभी हम देखते हैं कि इमोटेप, अंकसू नामुन और उनके गुंडे भी जंगल के अंदर काफी गहराई में पहुंच चुके हैं। जंगल बहुत ही डरावना था। वहाँ अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। यहाँ इमोटेप को पता चलता है कि ब्रेसलेट की एक खासियत है। अगर एलेक्स सूरज उगने से पहले पिरामिड के अंदर नहीं पहुंचा तो वो ब्रेसलेट एलेक्स की जान ले लेगा। तभी जंगल में अचानक से सरसराहट होने लगती है। अजीब अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें पेड़ों के ऊपर से आने लगती हैं। गुंडे घबरा जाते हैं और अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पेड़ों के ऊपर से कुछ छोटे छोटे बेहद खूंखार और कंकाल जैसे जंगली मम्मी पिग्मी उन पर हमला कर देते हैं। ये पिग्मी दिखने में भले ही छोटे थे, लेकिन बहुत ही खतरनाक और तेज थे। उनके हाथों में जहरीले भाले, तीर और चाकू थे। वह लोग पेड़ों से सीधा इमोटेप के सैनिकों के ऊपर कूदते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह कई गुंडों को चीर देते हैं। लॉक ना भी उन पिग्मियों से लड़ रहा था। तभी इमोटेप देखता है कि ये पिग्मी बहुत ज्यादा है, तो वह अपनी जादुई ताकत से अंकसू नामुन और खुद के चारों तरफ एक कवच बना लेता है और वहां से आगे पिरामिड की तरफ बढ़ जाता है। इधर रिक, आर्डेथ बे और एवलिन भी एलेक्स को ढूंढते हुए उसी जंगल में आ जाते हैं। वो लोग भी उन खूंखार पिग्मियों के बीच फंस जाते हैं।
चारों तरफ से वो छोटे जंगली मम्मी पेड़ों से कूद कूद कर उन पर हमला कर रहे थे। रिक तुरंत अपनी 2 बंदूकें निकालता है और गोलियों की बारिश कर देता है। वह बहुत सारे पिग्मियों को हवा में ही मार गिराता है। तभी हम देखते हैं कि एक पिग्मी चाकू लेकर रिक की गर्दन की तरफ कूदता है, लेकिन रिक उसे हवा में ही पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है। आर्डेथ बे अपनी तलवार से उन पिग्मियों के सिर काट रहा था। ये एक बहुत ही खूंखार और लंबी लड़ाई चलती है। तभी लॉकना एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि आर्डेथ बे उसे रोक लेता है और दोनों के बीच तलवारों की जबरदस्त जंग होती है। अंत में आर्डेथ बे लॉकना को मार गिराता है। किसी तरह रिक और उसके साथी उन छोटे राक्षसों से जान बचाकर एलेक्स को लेकर पिरामिड की तरफ भागते हैं। तभी स्क्रीन बदलती है और हम देखते हैं कि एलेक्स सूरज उगने से ठीक पहले पिरामिड की तरफ दौड़ रहा है। ब्रेसलेट की वजह से उसके शरीर की सारी ताकत जा रही थी और वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। एलेक्स बस पिरामिड के बड़े से दरवाजे के अंदर घुसने ही वाला था कि तभी सूरज की पहली किरण बाहर निकल लेती है। रिक ये देखकर बहुत तेजी से छलांग लगाता है और फिसलते हुए पिरामिड के अंधेरे के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो लोग पिरामिड के अंदर आते हैं, ब्रेसलेट की शक्तियां शांत हो जाती हैं। ब्रेसलेट अपने आप खुल जाता है और एक्स की जान बच जाती है। रिक अपने बेटे को जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है और उसे कसकर गले लगाता है, लेकिन उनकी यह खुशी और शांति कुछ ही पलों की थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एवलिन भी पीछे से भागकर पिरामिड के अंदर आ रही होती है। वो बहुत खुश थी कि उसका बेटा बच गया, लेकिन अचानक से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन आता है। अंकसुनामुन जो पहले से वहाँ छुपी हुई थी, वो अचानक से एवलिन के सामने आ जाती है। वो बहुत ही बेरहमी से एवलिन के पेट में एक बड़ा सा खंजर घोंप देती है। एवलिन को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलता। खंजर लगते ही एवलिन वहीं जमीन पर गिर जाती है। रिक ये देखकर जोर से चीखता है और दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खंजर बहुत गहराई में लगा था। एवलिन रिक की आंखों में देखती है और अपनी आखिरी सांस ले लेती है। रिक फूट फूट कर रोने लगता है। उसका पूरा दिल टूट चुका था। एलेक्स भी अपनी माँ को इस तरह मरा हुआ देखकर बुरी तरह रो रहा था। तभी रिक पूरे गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ बदला था। वह अपनी बंदूक उठाता है और इमोहोटेप और अंकसुनामुन को मारने के लिए पिरामिड के अंदर की तरफ दौड़ता है। उधर इमोहोटेप पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़े से कमरे में पहुंच चुका था। लेकिन तभी भगवान अनुबिस इमोहोटेप को एक बहुत बड़ा झटका देते हैं। अनुबिस इमोहोटेप की सारी जादुई ताकत छीन लेते हैं। इमोहोटेप घबरा जाता है। अब वो भी बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका था। दरअसल अनुबिस चाहते थे कि इमोहोटेप बिना किसी जादू के एक आम इंसान की तरह अपनी बहादुरी से स्कॉर्पियन किंग से लड़े। तभी रिक भी वहाँ पहुँच जाता है और बिना कुछ सोचे इमोहोटेप पर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच बहुत ही खूंखार और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों और लातों से बेरहमी से मार रहे थे। वह एक दूसरे को दीवारों पर पटकते हैं। तभी अचानक से पूरा पिरामिड जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया। उनके ठीक सामने जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा और भारी दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं कि हजारों सालों से सोया हुआ स्कॉर्पियन किंग वहां आ चुका है, लेकिन वो अब कोई इंसान नहीं था। वो एक बहुत ही खूंखार, भयानक और विशालकाय बिच्छू का राक्षस बन चुका था। उसका ऊपर का आधा शरीर इंसान का था और नीचे का पूरा हिस्सा एक बहुत ही बड़े और भयानक बिच्छू का था। उसके बड़े बड़े डंक और पैर थे। स्कॉर्पियन किंग की लाल आंखें चमक रही थी। वो सबसे पहले इमोहोटेप पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इमोहोटेप बहुत चालाक था। वह तुरंत स्कॉर्पियन किंग के सामने झुक जाता है और कहता है कि वह तो उसका वफादार गुलाम है और रिक उसका असली दुश्मन है। ये सुनकर स्कॉर्पियन किंग रुकता है और रिक की तरफ मुड़ता है। वो रिक पर अपना भयंकर डंक मारता है। रिक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भागने लगता है। स्कॉर्पियन किंग के डंक इतने ताकतवर थे कि वो पिरामिड की मजबूत दीवारों को भी तोड़ रहे थे। रिक बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस विशाल राक्षस के सामने बहुत छोटा और कमजोर पड़ रहा था। इधर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और जोनाथन एवलिन की लाश के पास बैठे रो रहे थे। तभी एलेक्स को याद आता है कि बुक ऑफ द डेड किताब में ऐसे मंत्र हैं जिससे किसी मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा किया जा सकता है। उसे याद था कि इमोहोटेप ने भी ऐसे ही खुद को जिंदा किया था। वह किताब उस वक्त अंकसुनामुन के पास थी। तभी जोनाथन अंकसुनामुन से लड़ जाता है और उससे लड़कर वह काली किताब छीन लेता है। एलेक्स किताब खोलकर बहुत ही तेजी से उसमें लिखे हुए मिस्र के पुराने मंत्र पढ़ने लगता है। एलेक्स को वो भाषा थोड़ी बहुत आती थी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ ही रहा होता है कि तभी एक चमत्कार होता है। एवलिन की लाश के आसपास एक रोशनी होती है। कुछ ही पलों में एवलिन के शरीर के घाव भर जाते हैं और वह वापस जिंदा हो जाती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उठते ही देखती है कि अंकसुनामुन उसके सामने है। एवलिन बिना वक्त गंवाए अंकसुनामुन पर टूट पड़ती है। अब उन दोनों औरतों के बीच एक बेहद खतरनाक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। एवलिन और अंकसुनामुन एक दूसरे पर पुरानी तलवारों से वार कर रही थी। दूसरी तरफ रिक अभी भी स्कॉर्पियन किंग से बचकर भाग रहा था। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी रिक को पिरामिड की दीवार पर बने हुए कुछ पुराने चित्र दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि जोनाथन के पास सोने की एक अजीब सी छड़ी है
जिसे वह हमेशा अपने पास रखता है। चित्र देखकर रिक समझ जाता है कि वह छड़ी दरअसल स्पीयर ऑफ ओसिरिस का जादुई भाला है और स्कॉर्पियन किंग को सिर्फ उसी भाले से हमेशा के लिए मारा जा सकता था। रिक जोनाथन को जोर से आवाज लगाता है और कहता है कि वह सोने की छड़ी मेरी तरफ फेंको। जोनाथन बिना कुछ सोचे वह छड़ी रिक की तरफ हवा में फेंक देता है। जैसे ही छड़ी हवा में जाती है वह खुल जाती है और एक बहुत ही खतरनाक और चमकते हुए जादुई भाले में बदल जाती है। रिक सही समय पर हवा में उछलकर वो भाला पकड़ लेता है। स्कॉर्पियन किंग पूरे गुस्से में रिक को अपने डंक से दबोचने वाला होता है कि तभी रिक अपनी पूरी ताकत लगाकर वह जादुई भाला सीधा स्कॉर्पियन किंग के सीने के आर पार घोंप देता है। भाला लगते ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और स्कॉर्पियन किंग जोर जोर से दर्द से चीखने लगता है और वह राख बनकर वापस अंडरवर्ल्ड में समा जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग के मरते ही अनुबिस का जादू खत्म हो जाता है। पूरा अहम शेर का जंगल सूखने लगता है और पिरामिड ढहने लगता है। पिरामिड के बीच में एक बहुत बड़ा और खौफनाक गड्ढा खुल जाता है। इमोटेप और रिक दोनों लड़खड़ाकर उस गड्ढे के किनारे लटक जाते हैं। दोनों नीचे नर्क की आग में गिरने ही वाले थे। तभी रिक जोर से चिल्लाता है। एवलिन अपनी लड़ाई छोड़कर बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर आती है। वह गड्ढे के बिल्कुल किनारे जाकर रिक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी पूरी ताकत से खींचकर बाहर निकाल लेती है। इधर इमोटेप भी गड्ढे में लटक रहा था। वह भी अंक सू नामुन को आवाज लगाता है और मदद की भीख मांगता है। वह सोचता है कि अंक सू नामुन भी उसे वैसे ही बचाएगी जैसे एवलिन ने रिक को बचाया। लेकिन अंक सू नामुन बहुत स्वार्थी और डरपोक थी। वो देखती है कि पिरामिड गिर रहा है तो वह अपनी जान बचाने के लिए इमोटेप को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है और पीछे मुड़कर वहां से भागने लगती है। इमोटेप ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि हजारों सालों तक उसने जिसके लिए सब कुछ किया, अपना शरीर बदला, जिसके लिए उसने मौत को भी मात दी, उसी ने आखिरी वक्त में उसे धोखा दे दिया। इमोटेप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आती है और वह हार मानकर खुद ही अपना हाथ किनारे से छोड़ देता है। वह सीधा अंडरवर्ल्ड की भयंकर आग में गिरकर जल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भागते हुए अंक सू नामुन का पैर अचानक से फिसल जाता है। वह सीधे उन खूंखार और मांस खाने वाले कीड़ों के गड्ढे के बीच गिर जाती है और वह कीड़े उसे पूरी तरह खा जाते हैं। अब पिरामिड बहुत तेजी से ढह रहा था। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। रिक, एवलिन, एलेक्स और जोनाथन अपनी जान बचाकर पिरामिड की छत की तरफ भागते हैं। जैसे ही वह लोग छत पर पहुंचते हैं, पिरामिड पूरी तरह से जमीन के अंदर धंसने लगता है। उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब सब मारे जाएंगे। तभी अचानक से आसमान से एक चमत्कार होता है। हम देखते हैं कि इजी अपनी टूटी हुई गैस वाली एयरशिप को किसी तरह ठीक करके हवा में लेकर आ जाता है। वह लोग बिना एक भी पल बर्बाद किए कूदकर उस बैलून की रस्सियों में लटक जाते हैं। एयरशिप तेजी से ऊपर उड़ जाती है। नीचे उनके आंखों के सामने पूरा का पूरा विशाल पिरामिड और वह घना जंगल रेत के अंदर दफन हो जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब वो सब लोग हवा में बिल्कुल सुरक्षित थे। एलेक्स अपनी माँ एवलिन को वापस जिंदा पाकर बहुत खुश था और उसे गले लगाता है। जोनाथन ने भागते वक्त पिरामिड की छत से एक बहुत बड़ा और बेशकीमती हीरा भी चुरा लिया था। हीरे को देखकर इजी बहुत खुश होता है। रिक और एवलिन एक दूसरे को प्यार से चूमते हैं। वो लोग आराम से बैलून में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और ये रोमांचक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।